नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं येसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का अपने को मानने का निज शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी महिमा नहीं जानी जिसका शरण ग्रहण नहीं किया उस निज शुद्ध आत्मा का शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने हेतु आंख बंद कर लीजिए अपने लक्ष्य से कनेक्ट हो जाइए बहुत गहराई में शांत चित्त से लक्ष्य को समर्पित भाव से दोहराएंगे मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा मुझे निर्णय करना है
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशन 1 से 32 बहुत बार सुन लिए आपने। इसकी परावर्तना भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम वेद विज्ञान की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आज का जो सेशन है वो सेशन 1 से 32 जो हमने सुने हैं सेशन और परावर्तना की है, उसका क्या सार है, उसका क्या निचोड़ है, उसके क्या क्रक्स हैं, यानी उसका क्या एसेंस रहा हुआ है, कौन सा अर्थ उसमें से हमने निकाला है, उसके ऊपर पूरा आज का सेशन समर्पित किया जाएगा। और ये सेशन आपको सिर्फ सुनना है, राइट लिसनिंग के लिए है, सिर्फ सुनना है। सिर्फ शब्द क्यों यूज कर रहे हैं कि लिखना ही नहीं है आज के दिन, कुछ कोई जिज्ञासा आपको पूछनी नहीं है आज के दिन। अभी कोई जिज्ञासा आपको नहीं पूछनी है, कोई प्रश्न महाराज जी आपसे आज नहीं पूछने वाले हैं, कोई उत्तर आपको नहीं देना है। सिर्फ 1 से 32 सेशन का जो क्रक्स है, जो सार है, उसको अंदर धारण करना है। आज आनंद लेना आप सिर्फ इस चीज का कि सुना कैसे जाता है, सिर्फ सुनना है। कोई बोझ आपको लिखने का नहीं, याद करने का नहीं, जवाब देने का नहीं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं। एकदम प्रसन्न हो जाइए, इतने प्रसन्न हो जाइए कि आज सिर्फ और सिर्फ राइट लिसनिंग करनी है। भगवान महावीर जी ने सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले सम्यक श्रवण बताया, और हमें सुनना ही नहीं आता, क्योंकि सुनते सुनते तो कितनी चीजें, कुछ चीजें दिमाग में चलती हैं, कुछ चीजें लेखनी में चलती हैं, कुछ चीजें वचन में चलती हैं, कुछ चीजें आंखों से चलती हैं, कुछ मन हमारा हाव भाव पकड़ने में लग जाता है। आज वो सबको ड्रॉप करना है, सिर्फ सुनना है। ऐसा सुनना कि बैठ जाए दिल में, अंदर में घर कर जाए, धारणा आपकी पक्की हो जाए। जो हमने स्वरूप का निर्णय किया, जो हमने स्वरूप का विकल्प से समझा, जो हमें समझ आया, उसको पक्का करना है, उसको सुदृढ़ करना है, उसको वज्रमयी बनाना है। यानी स्वरूप के लिए ही ये सेशन समर्पित है। जो हमने समझा, जाना और उसके अंदर से क्या निकाला। मक्खन होता है ना, जो निकालते हैं उसको मक्खन बोलते हैं, और मक्खन जो है वो बिना मंथन के नहीं निकलता। मक्खन से पहले मंथन जरूरी होता है, और मंथन से पहले श्रवण जरूरी होता है, श्रवण से पहले जिज्ञासा जरूरी होती है। तो जिज्ञासा तो आपकी बहुत है, रुचि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिज्ञासा आपकी बहुत है। उसका ये प्रमाण है कि लगभग 1.5 साल से आप इन चीजों को क्या कर रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। यानी जिज्ञासा में कमी नहीं है, सुनने में भी कमी नहीं है, मंथन भी हमने परावर्तना के माध्यम से खूब किया है। कितना आलोडन विलोडन किया, कितना हमने उसको मथा है, और अब उसका क्या मक्खन निकला। वो मक्खन सबके पास एक जैसा पहुंच जाए, इसके लिए महाराज श्री जी ने आपके लिए आज 18 पॉइंट तैयार किए। 1 से 32 सेशन का पूरा की पूरा सार, पूरा की पूरा मक्खन, जो आज तक किसी ने नहीं भी सुना होगा तो उनके लिए वो है, अपने लिए भी है, सबके लिए है। तो उन 18 पॉइंट्स को अब धारण करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। सुनने की स्टेज से आगे जा चुके
के, समझने की स्टेज से आगे जा चुके, जिज्ञासा और समाधान से आगे जा चुके, अब सिर्फ धारणा करना है, इतना पक्का करना है उस चीज को। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आज राइट लिसनिंग कैसे होती है उसके बारे में आज का पूरा सेशन समर्पित रहेगा। 18 पॉइंट आपके सामने आएंगे, एक एक पॉइंट महाराज जी आपको समझाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 शुरू होने से पहले ये आपको पता है कि मिरर नाउ सेशन, ये इसका लक्ष्य वाक्य जो है कि अनुकूलता में कर लो आत्मचिंतन। तो फिर क्या होगा, प्रतिकूलता में हो सकता है आत्म जागरण, हो सकता है, होगा ही, कोई जरूरी नहीं, उपादान के ऊपर आश्रित है। इसलिए अनुकूलता में आत्मचिंतन कैसे किया जा सकता है, बस उसी के लिए ये मिरर नाउ के सेशन 1 से 32 और उसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट जाना कि सम्यक दर्शन के बिना साधना शुरू ही नहीं होती है। मोक्ष मार्ग की यात्रा ही शुरू होती है सम्यक दर्शन के आधार पर। और इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो है, सम्यक दर्शन से निर्जरा का मीटर ऑन हो जाता है और मोक्ष मार्ग क्या होता है, खुलता है। खुलता है से अभिप्राय क्या समझे, खुलता है से अभिप्राय महाराज समझाते हैं। यानी अब तक जितना हमने धर्म के लिए सुना, मोक्ष के लिए सुना, उसमें हमने ये जाना था कि मुझे मोक्ष में जाना है। सबसे पहले सबके भीतर में ये आती है बात, मुझे मोक्ष में जाना है। फिर समझ आया मोक्ष में जाना है तो कर्म को 0 करना पड़ेगा, कर्म का क्षय करना पड़ेगा। और फिर समझ आया कि कर्म का क्षय सिर्फ धर्म क्रिया से नहीं होता, कर्म का क्षय पुण्य से नहीं होता, कर्म का क्षय सत्कर्म करने से नहीं होता, दान पुण्य से नहीं होता। और तब ये समझ का द्वार खुला कि सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा, कर्म निर्जरा का मीटर क्या नहीं होता, ऑन नहीं होता। तब एक अंदर में प्यास जागी कि इस जन्म में मुझे क्या चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि मुझे कर्म क्षय करना है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना कर्म निर्जरा भी नहीं होती, और कर्म निर्जरा नहीं होएगी तो मोक्ष मार्ग भी नहीं खुलेगा। ये था हमारा पहला पॉइंट जो समझ में आया सार के रूप में। अब है दूसरा पॉइंट नंबर 2, एक नारकी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कितनी अमेजिंग बात लगी थी आप लोगों को जब पहली बार सुना। कुछ लोगों ने तो बहुत आश्चर्य और विस्मय व्यक्त किया था कि एक नारकी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और हम मनुष्य होकर के भी अभी तक उस सम्यक दर्शन के बारे में जानते तक भी नहीं है। तो इसलिए एक नारकी को कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके 5 स्टेप्स हमने जाने थे। और उसमें स्टेप नंबर 1 हमने जाना कर्म विपाक चिंतन। कर्म विपाक चिंतन क्या कहता है, चारों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है, सिर्फ नारकी नहीं, चारों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है। अब आप देखिए, कोई बात 4 गति में से 1 गति में ही हो सकती हो, 3 में न हो सकती हो, वो तो दुर्लभ लगेगी। परंतु चारों गति में क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन। यानी चाहे आप नरक में चले जाओ, सम्यक दर्शन हो सकता है आपको, तिर्यंच पंचेंद्रिय में चले गए संघी अवस्था में सम्यक दर्शन हो सकता है, देवता और मनुष्य को तो हो ही सकता है। इससे हमने एक बात पक्का किया था, क्या बात पक्की की थी इससे, कि सम्यक दर्शन कितना सरल है। इसका मतलब जो दुर्लभ नहीं है, ये दुर्लभ नहीं, मोक्ष दुर्लभ हो सकता है, सम्यक दर्शन जो चारों गति में हो सकता है। तो बहुत बड़ा बोझा उतारा था हमने, बहुत बड़ा भार उतारा था, निर्भर हो गए थे। सम्यक दर्शन के बिना कर्म निर्जरा का मीटर ऑन नहीं होगा।
ठीक बात है, पर सम्यक दर्शन चारों गति में संभव है, इसलिए वो सरल है, इसलिए वो सहज है, इसलिए उसके लिए किसी के आश्रय की भी जरूरत नहीं है। और एक नारकी को सम्यक दर्शन नरक के अंदर हो सकता है, जिनवाणी नहीं सुनी, कोई धर्म क्रिया नहीं की, कोई उपवास नहीं किए, कोई उन्होंने तप आराधनाएं नहीं की, कोई उनको ऐसा अवसर नहीं मिला पर्युषण मनाने का भी, फिर भी उन्हें सम्यक दर्शन कौन से 5 स्टेप्स पे हो सकता है, उसमें आपने नंबर 1 जाना था, कर्म विपाक चिंतन, यानी चिंतन के बिना नहीं हो सकता। तो वो चिंतन किसका करेंगे? जो कर्म का फल उन्हें मिल रहा है दुख के रूप में, एक ही तरह का कर्म का फल चल रहा है, कर्म विपाक चिंतन पे उन्हें बोध जागता है अनित्यता का। नंबर 2, अनित्यता का बोध जागता है कि अरे ये दुख भी क्या है, अनित्य है, सदाकाल नहीं रहेगा, इसके बिना भी मेरा अस्तित्व है, ये दुख नहीं मिला था तब भी मैं था, ऐसा अनित्यता का बोध जागते ही असारता का बोध जागता है। अनित्यता का बोध तो बहुत बार जागा, पर अनित्यता की असारता का बोध जागता है। और नंबर 4 पे वहां से दृष्टि हटके, बाहर से दृष्टि हटके दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है, और अंतर्मुखता सदते ही निज स्वरूप का चिंतन होता है, और निज स्वरूप का चिंतन करते करते ही एक दिन नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। इसका कंप्लीट प्रोसेस हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब है पॉइंट नंबर 3, और एक सूत्र आपके सामने आएगा पॉइंट नंबर 3 पे कि कर्म विपाक का जो चिंतन करना है तो कैसे करते हैं, कर्म विपाक के चिंतन का सूत्र क्या है। और सूत्र तो सबने संजो के रखा है अपने अंदर में, सिर्फ अभी तो धारणा पक्की कर रहे, सुन नहीं रहे आप, समझ नहीं रहे, अंदर में धारणा दृढ़ कर रहे हैं कि जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं। शरीर के बिना भी मैं रहता हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। कर्म के बिना भी आत्मा यानी मैं रहता हूँ, इसलिए मैं कर्म भी नहीं हूँ। ये कर्म विपाक चिंतन का एक सूत्र था। और दूसरा सूत्र इसी पे आधारित, जिसके बिना भी मैं रहता हूँ उसके कारण से मैं नहीं हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं हूं। कि शरीर है तो मैं हूं ऐसा नहीं है, मैं तो शरीर के बिना भी हूं, शरीर द्रव्य अलग है, मैं अलग हूं। ये किसका सूत्र है? कर्म विपाक चिंतन का। जीवन में जो कुछ है, जीवन इटसेल्फ क्या है? कर्म विपाक। अब जीवन का एक नाम बदल के देखना, अब जीवन जीवन नहीं बोलना, मेरा जीवन मुझे बहुत प्यारा है। लोग कहते हैं अरे जीवन क्या है? जीवन तो कर्म विपाक है, जीवन इटसेल्फ कर्म विपाक। और जीवन में जो भी मिला है वो भी क्या है? कर्म विपाक। इसलिए कर्म विपाक का चिंतन ये कहता है जिसके बिना भी मैं रहता हूं वह मैं नहीं हूं, और जिसके बिना भी मैं रहता हूं उसके कारण से भी मैं नहीं हूं। अपनी तरफ आने के लिए इस सूत्र ने हमें कितना मजबूत किया था। एक एक धारणा अंदर में जमाते चले जाइए। अब है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 से आपको ये पता रहेगा मैं यानी कौन, मैं यानी आत्मा। इतना स्पष्ट हमें क्लियर हो गया। और आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, क्योंकि आत्मा लबालब जो है ज्ञान से तो भरी हुई है ही, लेकिन आप जानते हैं कि ज्ञान उसका क्या है? स्वरूप है। इसलिए इसमें पहला पॉइंट है मेरा स्वरूप ज्ञान है। नंबर 2, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं, जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं हूं। और इसलिए ये भी आपको स्पष्ट है, मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं। नंबर 3, ज्ञान मेरा लक्षण है, ज्ञान मेरा कार्य है, ज्ञान मेरा विशेष गुण भी है। और मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूं। ऐसी हमने पक्की धारणा
इस समय कर लेनी है, अभी तक नहीं भी की हो कि ज्ञान मेरा लक्षण भी है, ज्ञान मेरा कार्य भी है, जानना मेरा ही तो कार्य है, ज्ञान मेरा विशेष गुण भी है और मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूँ। उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट है डी, जिसमें ज्ञान नहीं वह जड़ है। मैं कौन हूँ? मैं तो चेतन हूँ। नंबर 5 पे ई, जिसमें ज्ञान नहीं वह जानता नहीं। ये तो पक्की बात है, ज्ञान है तभी जानना हो रहा है, और जिसमें ज्ञान नहीं वो जानता नहीं। परंतु मैं तो कौन हूँ? मैं तो जानने वाला तत्व हूँ। तत्व पे जोर है, जानने पे जोर है। मैं जानने वाला तत्व हूँ, यानी ऐसा सब्सटेंस हूँ कि सदा काल मैं सिर्फ जानता ही जानता हूँ। और उससे आगे एफ, एफ के अंदर आप देख रहे हैं ए प्लस बी, आत्मा बी यानी बॉडी, एक क्षेत्रावगाही संबंध, ये भी तो हमने समझा। एक क्षेत्र में दोनों कैसे रहते हैं? आई यानी आत्मा प्लस शरीर, दोनों का जॉइंट वेंचर चलता है, परंतु लक्षण से दोनों भिन्न है। लक्षण से भिन्नता है। मैं चेतन हूँ और शरीर क्या है? शरीर जड़ है। मैं चेतन और शरीर जड़, यानी ये समझ में आ गया, मैं यानी आत्मा और आत्मा यानी ज्ञान। अब इससे इतनी क्लैरिटी हो गई है। यानी चौथे पॉइंट ने कितना बड़ा बुलडोजर घुमा दिया। महसूस हो रहा है ऐसा आपको? सिर्फ ज्ञान 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 ही मैं, और इसके अलावा मैं कुछ और हूं ही नहीं। यानी कितनी राहत मिले आपको, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हो और आपने सिर्फ एक डायमंड उठाया, एक डायमंड उठा के कहा बस मेरे को इतना ही चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कैसी राहत मिलती है, ना कुछ संभालना और मूल्यवान चीज आपके हाथ में, ये मूल्यवान ऐसी फीलिंग भीतर में जागे कि ये बुलडोजर ऐसा घूम जाए कि इसके अलावा मैं कुछ और हूं ही नहीं। ज्ञान ही मेरा कार्य, ज्ञान ही मेरा स्वरूप, ज्ञान ही मेरा लक्षण और ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा, जो जानने रूप सदा ही टिक कर रहने वाला तत्व हूँ। ये धारणा पक्की करिए। ये सारा अभ्यास वेद विज्ञान के लिए हो रहा है। ये सारा अभ्यास वेद विज्ञान के लिए तैयारी है कि एक साथ आपके सामने ये सारी चीजें धारणा में जमी। लिखने में तो बहुत बार लिख लिया आपने, सुनने में बहुत बार सुन ली, अब अंदर की तह में जमाना है। ऐसा सुन सुन के जमाना है, और ये सारे क्रक्स हैं जिसके साथ आपको एक के साथ एक सेशन आपको याद आ जाए, ऐसा ये सुनने का इस समय का स्वरूप है। अगला 5वां पॉइंट आपके सामने, जड़ जड़ को नहीं जानता। ये तो पक्की बात है, धारणा में जमी हुई बात है। जड़ में ज्ञान ही नहीं होता, तो जिसमें ज्ञान नहीं उसमें जानने का गुण भी नहीं, और इसलिए जड़ को नहीं जानता। जो जानता है वो मैं हूँ। जो जानता है कि गुस्सा आ रहा है वो कौन है? वो तो जाननहार है, वो जानने वाला तत्व है, वही मैं हूँ। बी, जो भी कर्म का फल है वह अनित्य है। ये भी हमने जमाया हुआ है। कर्म विपाक चिंतन के तले ये भी जमाया हुआ है कि जो भी कर्म का फल है वह अनित्य है। सी, क्रिया कर्म के उदय काल से हो रही है, आप कर नहीं रहे हो, आप कर सकते भी नहीं हो। आपके चाहने से क्रिया नहीं हो रही है, आपके चाहने से आप क्रिया नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी नहीं है। यानी क्रिया, कोई भी क्रिया हो, शुभ अशुभ दोनों क्रियाएं कर्म के उदय काल से ही हो रही है। डी, मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ। अकर्ता ज्ञाता पे पूरा एक सेशन हुआ है। अकर्ता ज्ञाता हूँ, यानी मैं करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ।
इसकी पूरी क्लैरिटी समा गई है अंदर में कि करने वाला मैं हो सकता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अक्रिय हूं। क्रिया कोई करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं, और इसलिए मैं जानने वाला हूं। ई, मेरी जानन क्रिया कब से है? अनादि काल से है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहने वाली है। यानी मेरी जानन क्रिया अनादि अनंत है। कैसी क्रिया है वो? सहज है, स्वाभाविक है, स्वाधीन है, स्व के आश्रित है और निरंतर चलती है। निरंतर ये क्रिया चलती है, यानी मेरी जानन क्रिया के अलावा मैं कोई क्रिया करता ही नहीं हूं। मेरे से कोई और क्रिया हो सकती ही नहीं, और मेरी जानन क्रिया सहज है, यानी किसी का आलंबन उसने नहीं लिया, स्वाभाविक है, स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है, पराश्रित नहीं है, कहीं से भी पर के आलंबन से ये क्रिया हो रही है ऐसा नहीं। और कब से हो रही है? अनादि अनंत काल से हो रही है, निरंतर हो रही है। जैसे श्वास चलने की क्रिया निरंतर हो रही है, ऐसी ही मेरी जानन क्रिया निरंतर हो रही है। यानी इसमें हमने ये पक्का किया था कि मेरा भी कार्य है, मैं अक्रिय हूं, मैं अकर्ता हूं, परंतु मेरा भी एक कार्य है, और वो कार्य किसी की वजह से नहीं है, वो कार्य किसी के कारण से नहीं है, उस कार्य की कोई थकान नहीं है, क्योंकि वो कार्य कैसा है? सहज है। इसलिए उस कार्य यानी अपना कार्य पता लगे, और आप सोच के देखो कि घर के अंदर बहुत सारे काम हो और आपको किसी ने कह दिया कि बस तुझे एक ही कार्य करना है, उस समय का कैसा आह्लाद आता होगा? उससे अनंत गुना आह्लाद अभी आना चाहिए था। अभी ऐसा अनंत गुना आह्लाद आना चाहिए कि मेरा एक ही कार्य है, मैं एक ही कार्य रूप टिक कर रहता हूँ, ऐसा मेरा एक ही कार्य है। जब मेरा एक ही कार्य है, एक ही कार्य जब आपको किसी ने सौंपा हो, तो आप कहाँ इंटरफेयर करने जाओगे दूसरे के पास? आप तो आराम करोगे ना। ऐसा जीवन शैली अंदर में आए कि मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मैं अकर्ता आत्मा। अकर्ता आत्मा तो हूं, पर ऐसा नहीं कि मैं शून्य हूं। यानी मेरा भी कार्य है, पर मेरा कार्य किसी के अधीन नहीं है। मेरा कार्य शुरू होता और अंत होता ऐसा कार्य नहीं है। मेरा कार्य किसी की वजह से भी, आलंबन से भी नहीं है। ऐसे अपने कार्य के प्रति और कार्य रूप टिकने के प्रति यदि आह्लाद आएगा, तो ये धारणा पक्की होगी। याद रखिए, ये एक एक पॉइंट आपके लिए भेद विज्ञान की सारी गोल्डन लाइन है। फिक्र मत करिए, आपको पीडीएफ मिलेगा लास्ट में, इसलिए लिखने में मत लग जाना। कोई लिखने में मत लगना, आपको पीडीएफ मिलेगी। इस समय का आनंद एक राइट लिसनिंग का करिए, और वो राइट लिसनिंग ही आपको सम्यक दर्शन की तरफ भी ऑटोमेटिक लेकर के जाएगी। नेक्स्ट, एफ पॉइंट कहता है, मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूं, मैं एक समय मात्र का नहीं हूं, मैं एक समय के लिए नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल हूं, इसलिए मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूं। जी, मैं जानने रूप टिककर रहने वाला शुद्ध तत्व हूं। कैसा तत्व हूं? जानने रूप टिक कर रहने वाला हूं। जानने केवल शुद्ध ही नहीं हूं, जानने रूप टिक कर रहने वाला। प्रति समय, प्रति पर्याय में मेरा कार्य निरंतर चल रहा है, यानी मैं ऐसा शुद्ध तत्व हूं जो प्रति समय जानने रूप टिक कर रहने वाला हूं। ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट, ये इक्वेशन रूप है, आप जानते हैं इस इक्वेशन को। नंबर 6 वाला पॉइंट, जानन क्रिया। ये जानन क्रिया आप जानते हैं, जानन क्रिया इज नॉट इक्वल टू जानने की इच्छा। जानने की इच्छा इसका मतलब ये नहीं है जानन क्रिया हो रही है।
इज नॉट इक्वल, यानी सही नहीं है। जानन क्रिया अलग है, जानने की इच्छा अलग है। और जानने की इच्छा आप जानते हैं कौन से कर्म का उदय है? मोहनीय कर्म का उदय है, जिसकी वजह से ये जानो ये ना जानो, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मुझे बिल्कुल नहीं जानना, ये सब इच्छाएं मोहनीय कर्म का उदय है। इसलिए जानन क्रिया जो है वो जानने की इच्छा नहीं है। यानी इस इक्वेशन ने हमारी बहुत बड़े भ्रम को दूर किया था। यानी जब ये लगता है कि जानना जानना तो आत्मा का कार्य है, जानना जानना तो मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा तो मैं रहता ही हूँ, तो फिर ऐसा कोई भ्रम न पाले कि मैं इसको जानूं, क्योंकि जानना तो मेरा स्वभाव है, तो मैं इसको भी जानूं, उसको भी जानूं, ऐसा भी जानूं, वैसा भी जानूं, इतना भी जान लूं, उतना भी जान लूं। ये जानने की इच्छा है, ये स्वभाव नहीं है, ये मोहनीय कर्म का उदय काल है। और इस बात को इतना धारणा में बिठा के रखना, तब जाके जब भेद विज्ञान की कला सीखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आर्ट है ये भेद विज्ञान, जब हम सीखेंगे पता लगेगा कितना परम विज्ञान है ये, कैसा ये रहस्य है, कैसी ये आर्ट है। और वो आर्ट हमें इजी हो जाए, इसी के लिए ये सारी मेहनत है। तो बहुत अच्छे से धारणा करके रखना है इस पॉइंट को कि मैं जानना जानना मेरा कार्य, जानने रूप टिक कर रहने वाला मैं स्वयं, मैं पर्याय पर्यंत का नहीं, पर जानने की इच्छा वाला मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, आत्मा को जानना है तो आत्मा के स्वरूप को जानो। यदि मुझे आत्मा को जानना है तो आत्मा के स्वरूप के बिना संभव ही नहीं। इसलिए स्वरूप क्या है? आत्मा इज इक्वल टू स्वरूप, मेरा स्वरूप ज्ञान है, और इसलिए आत्मा क्या है? ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ही है। और इसलिए इसमें हमने 4 पॉइंट जाने थे, आपको शायद याद ही होगा, ए बी सी डी के माध्यम से, का, को, में, से। अब फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने। इन शॉर्ट टर्म में ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही है, ज्ञान आत्मा में ही होता है, और ज्ञान आत्मा से ही होता है। यानी इसके अलावा ज्ञान किसी वस्तु का नहीं होता, ज्ञान किसी पदार्थ का नहीं होता, ज्ञान किसी अन्य का नहीं होता। ज्ञान यानी किसका है? आत्मा का ही है। का, को, में, से, इससे रिलेट करोगे तो आपको एकदम से स्वरूप की और दृष्टि हो जाएगी, स्वरूप में अपनापन होने की पूरी तैयारी हो सकती है। तो कभी भी 4 वाक्य, कभी भी आत्मचिंतन करने बैठो, स्टार्ट ही यहाँ से करो, काको में से। ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा को ही है, ज्ञान आत्मा में ही होता है, और ज्ञान आत्मा से ही होता है। और इससे कितनी बड़ी भ्रांतियां हमने गलाई थी ना। ज्ञान शब्द का नहीं है, ज्ञान शास्त्र का नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसका है? आत्मा का। ज्ञान गुरु का भी नहीं है, ज्ञान भगवान का भी नहीं है, ज्ञान किसका है? आत्मा का। यानी पर से हटकर स्वमुखता साधने के लिए ये फॉर्मूला है कि कहीं भी अब हम फंसेंगे नहीं, कहीं भी भूलेंगे नहीं, कहीं भी चुकेंगे नहीं। जहां कहीं ज्ञान की बात आएगी वहां डायरेक्ट किसकी तरफ कांटेक्ट होएगा हमारा? मैं यानी मैं यानी कौन? ज्ञान। तो ये का, को, में, से का फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा भेद विज्ञान के लिए। अब ये सारा आप धारणा करके रखने का मतलब, फिर कोई कॉपी नहीं खोलनी आपको, ये वजन भर रहे हम, ये वजन भर रहे स्वरूप के अंदर, और आज तक ये वजन भर के नहीं रखा अंदर में। इसलिए क्या हो गया? इसलिए ऐसा हुआ कि कई बार जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च के अंदर सेल भर के नहीं रखा हो, और बल्ब तो बहुत सुंदर लगा दिया आपने, और टॉर्च की सफाई भी रोज करते हैं आप, परंतु इतनी बार स्विच ऑन करोगे और टॉर्च जलेगी नहीं आपकी। तो ऐसे ही होगा, भेद विज्ञान का अभ्यास बहुत बार कर लिया, पर अंदर तो वजन भर के तो रखा हुआ ही नहीं था, अंदर तो सेल थे ही नहीं, तो घटना नहीं घट पाई। तो ये स्वरूप की जो जागृति है, स्वरूप की जो महिमा है, स्वरूप के बारे में जो हमने समझा है, उसका सार के रूप में कैसे धारण करना, क्या क्या धारण करना, एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है।
पॉइंट नंबर 8, इससे आपको ये पता लगेगा, पॉइंट नंबर 8 इतना क्लियर कर रहा है कि आत्मा की अनुभूति क्या चीज है। क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में इतनी भ्रांतियां रखी है, अनुभूति में ऐसा होगा, अनुभूति में प्रकाश दिखेगा, अनुभूति में कोई आवाज सुनाई देगी, अनुभूति के समय कोई सुवास आएगी। इस सब धारणाओं को समाप्त करने के लिए सबसे सुंदर बात जिनवाणी ने कर दी, ज्ञान इज इक्वल टू स्वरूप की अनुभूति। क्योंकि स्वरूप की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। तो इक्वेशन क्या बना, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान के अलावा कोई अनुभूति होती ही नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ, ज्ञान से ही हूँ, ज्ञान मैं हूँ, ज्ञान ही मेरा रॉ मटेरियल है, ज्ञान ही मेरा जो है सब कुछ है। और इसलिए बता दिया कि अनुभूति के समय किसकी अनुभूति होगी, ज्ञान की अनुभूति होगी। जो होगी ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये भी आपको पता है अनुभूति सतत मुझे क्या कर रही है, हो रही है। सतत मैं ज्ञान का अनुभव कर ही रही हूँ। यानी ऐसा वजन आए कि स्वरूप की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। यानी दो बातें क्लियर हो गई आपको इसमें, ज्ञान ही जानने में आता है नंबर 1, और ज्ञान का ही अनुभव होता है नंबर 2। समझ आ रही है दोनों बातें? ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है। यानी मैंने आज तक ये जो जानना, तो ज्ञान के अलावा किसी को जाना ही नहीं है। ज्ञान ही जानने में आ रहा है और ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। इसलिए आज तक पर का अनुभव हुआ नहीं है। हमने माना कि मैंने ये जाना, वो जाना, उसको जाना। हमने माना कि मैंने इसका अनुभव किया, उसका अनुभव किया। परंतु स्वरूप चिंतन ये बता देता है कि ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है। इसको अंदर में पूरा लॉक करके रखना, बहुत काम आएगी ये लाइन, आपको बहुत काम आएगी। ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है। वो ज्ञान कौन है? वो मैं, वो ही तो मैं हूँ। यानी मैं ही जानने में आता हूँ और मेरा ही अनुभव सतत हो रहा है। इसलिए अनुभव करने मुझे जाना कहीं नहीं है, जानने के लिए मुझे जाना कहीं नहीं है। पर की पकड़ को छोड़ने के लिए ये बहुत मूल्यवान सूत्र है। आगे का सूत्र है 9वां सूत्र है मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप यानी मेरा स्वरूप इज इक्वल टू ज्ञान है। मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान है। और इस मेरा स्वरूप यानी ज्ञान, आत्मा बोलते ज्ञान, ज्ञान यानी स्वरूप। और इसको पक्का करने के लिए हमने आंख की उपमा से समझा था। और मैं समझती हूँ, मुझे पक्का भरोसा है ये सब चीजें आपके अंदर बहुत अच्छे से गई हुई है। फिर भी एक बार उसको एक धक्का लगा के फिर से अंदर में डालना है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जमीन के ऊपर रहे हुए बीज पनपते नहीं हैं, चाहे उनके अंदर उतनी ही शक्ति है, पूरी पावर है, शक्ति है, पर जमीन के ऊपर रहा हुआ बीज नहीं पनपता। जमीन के अंदर बीज डालने के लिए थोड़ा दबाना पड़ता है ना। आज की क्लास दबाने वाली क्लास है। जो भी हमने समझा, जितने मोती हमने बिखेरे, जितना समझ से हमने चुने, जितना जितना आपने संजो के रखा, आज एक दबाना है उसको, ताकि वो अंदर जाए। जो अंदर जाएगा वो कुछ लेके आएगा, वही तो पनपेगा। तो जो हमने आंख की उपमा के माध्यम से मेरा स्वरूप यानी ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए 6 बातें जानी थी, उसको एक बार फिर से ताजा करके गहरा करेंगे। नंबर 1, आंख शरीर के साथ अभेद रहकर देखती है। क्योंकि आंख की उपमा है ना, तो पहले वो वाला वाक्य आएगा, नीचे ज्ञान के साथ वाक्य दिया है और नीचे का स्वरूप समझाया कि आंख जैसे शरीर के साथ अभेद रहकर देखती है, ज्ञान भी आत्मा के साथ अभेद रहकर जानता है। यानी इधर उधर जाके नहीं जानता, मैं अभेद स्वरूपी हूँ। इसने हमें एक बहुत बड़ा रहस्य बताया था कि
कि आज तक ज्ञान यानी उपयोग बाहर गया ही नहीं है। कितने परेशान होते हैं हम इस चीज से, मेरा उपयोग नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा उसमें उलझता है, उसमें उलझता है। नहीं, हमने अपना स्वरूप समझा ही नहीं कि मैं कैसा हूं, मैं अभेद स्वरूपी हूं। नंबर बी पे था, आंख जिसे देखती है वह आंख में प्रविष्ट नहीं हो जाता, ऐसे ही ज्ञान जिसे जानता है वो ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाता। इसलिए मुझ में किसी का प्रवेश नहीं। कैसी राहत मिलती है, आज मेरे कमरे में कोई नहीं आने वाला है, कैसी राहत मिलती है। ऐसे ही अनादि काल से चाहे अनंत कर्म बांध लिए, अनंत भाव आए और गए, अनंत शरीर को धारण किया, परंतु मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही रहा। मैं ऐसा शुद्ध स्वरूपी हूं। सी, आंख जिसे देखती है उस रूप नहीं हो जाती। आंख तो शरीर के साथ ही अभेद रहती है और जिसे देखती है, आंख यदि समुन्दर को देख रही है तो आंख में कोई पानी पानी नहीं आ जाता। आंख यदि समुन्दर को देख रही है तो आंख समुन्दर में जाके नहीं डूब जाती। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान जिसे जानता है उस रूप होता नहीं है, यानी अप्रभावित रहता है। यदि ऐसा होता कि ज्ञान जिसे जानता उस रूप हो जाता तो फिर कोई आइडेंटिटी नहीं रहती हमारी। ज्ञान अप्रभावित रहता है, जानता तो है पर असंग होके मैं असंग स्वरूपी हूं। इसी के आधार पे साक्षी भाव भेद विज्ञान की साधना आगे चलने वाली है। नंबर डी, वस्तु को खंडित होते हुए देख कर भी आंख अखंड ही रहती है। आंख में कोई खंड नहीं होता, आंख में कोई किरकिरी नहीं आती। वस्तु के चाहे खंड खंड हो जाए, आंख का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही ज्ञान का कभी भी खंड नहीं होता, यानी विलय नहीं होता, टूटता फूटता नहीं है। ज्ञान चाहे जानता है, नारकी का ज्ञान जानता है कि शरीर के खंड 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 हो रहे हैं, पर आत्मा का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप तो क्या है, अखंड है। इसी के चिंतन से तो नरक में भी क्या है, भेद विज्ञान की साधना के तले सम्यक दर्शन हो जाते हैं। तो मैं अखंड स्वरूपी हूं। नंबर ई, आंख सदा देखने रूप ही टिक कर रहती है, यानी आंख कभी कान नहीं बन जाती, आंख मिट के नाक नहीं बन जाती। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण हैं, जिसमें प्रमुख गुण ज्ञान है, जो मेरा स्वरूप है, और वो स्वरूप जानने रूप ही टिक कर रहता है। चाहे कितने ही अनंत वस्तुओं को, अनंत द्रव्यों को जाना, अनंत पर्यायों को जान लो, फिर भी जानना भी खत्म नहीं होता और जानने रूप टिक कर रहना भी खत्म नहीं होता। ऐसा मैं नित्य स्वरूपी हूं। लास्ट एफ, आंख जिसे देखती है उसकी मालिक नहीं हो जाती। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान जिसे जानता है उसका मालिक नहीं हो जाता, यानी उसकी मालकियत वो लेता नहीं। कैसा वो निर्भर है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं तो परिपूर्ण स्वरूपी हूँ, मैं तो परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। ऐसा ये स्वरूप के 6 पॉइंट से हमने इस चीज को पक्का करके आगे एक शिखर वाक्य जाना था। मेरा ख्याल शिखर वाक्य तो सबको याद होगा, पर आज बोलने की मनाही है आपको। शिखर वाक्य है, मैं जगत के एक परमाणु मात्र का भी मालिक नहीं हूं। कैसी निर्भरता है। और क्योंकि मैं कोई बेचारा नहीं हूं, इसका मतलब मैं कोई असहाय नहीं हूं, मैं तो अपना मालिक हूँ, अपना स्वामी हूँ, और मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि एक परमाणु मात्र का भी मेरे अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये हो गए हमारे 9 पॉइंट। 10वां पॉइंट है आपके सामने,
जिसपे हमने आपको प्रयोग कराए थे। ये भी बहुत जरूरी है भेद विज्ञान से पहले। प्रयोग की विधि बताई थी और वो विधि को एक बार हम दोहरा लेते हैं ABCD के रूप में। प्रयोग की विधि की स्वरूप को जानने के बाद कैसे उसे प्रैक्टिकल करे, कैसे उसका प्रयोग करे, और वो पॉइंट है 10वां पॉइंट आपके सामने। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ और मेरा कार्य क्या है। 4 चीजें थी। अब मैं कौन हूँ बोलती आपको पता है, मैं तो ज्ञान ही हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं ज्ञान प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। मैं कैसा, मैं ज्ञान स्वरूपी ज्ञान का घनपिंड हूँ और मेरा एक ही कार्य है, जानना जानना जानना। यानी जब कभी अपनी तरफ लौटने के लिए इसमें से एक भी प्रश्न हमने किया तो अंतर्मुखता का प्रयोग हमारा सद जाता है। ये था 10वां पॉइंट। और उसके अंदर ही प्रयोग के लाभ भी बताए थे, क्योंकि लाभ से धारणा ज्यादा पक्की हो जाती है ना, लाभ से चीजें पकड़ी जाती है, पकड़ पक्की होती है लाभ के द्वारा। और प्रयोग के त्रिकोण लाभ बताया गया था। नंबर 1, पर भाव का प्रभाव नहीं रहता, मिथ्या मान्यता पर प्रहार होता है और भाव से स्वभाव की ओर आने की आदत पड़ती है। क्योंकि इतना अनादिकाल से पर का प्रभाव आ जाता है कि स्वमुख होते हुए भी हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो प्रयोग कर करके ये हमने पक्का किया था कि जिसका लाभ हमें इन ट्रायंगल के रूप में हमें मिला था, जो आपने बहुत अच्छे से करके देखा है। अगला पॉइंट है 11वां पॉइंट। 11वें पॉइंट के अंतर्गत ये 10 पॉइंट के माध्यम से हमने स्वरूप समझा, हमने प्रयोग जाने, और अब उसके बाद जो है जो क्रक्स के रूप में और उसकी आगे की बात है कि नंबर 1 पॉइंट ए, जानने में चाहे जो भी आए ज्ञान उसका नहीं है। ये तो अंडरस्टूड हो गया आपको कि ज्ञान किसका है, ज्ञान मेरा है। जो वस्तु जानने में आ रही है उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान किसका है, ज्ञान मेरा है। जानने में चाहे कुछ भी आए, जानने में चाहे तीनों लोक की कोई भी पर पदार्थ आए, लेकिन वो ज्ञान किसका है, वो ज्ञान मेरा है। बी, जानने वाला ज्ञान का नाम अवस्था रूप ज्ञान है। ये तो आपने अच्छे से समझा था, 2 प्रकार के ज्ञान, जानने वाले ज्ञान का नाम अवस्था रूप ज्ञान है। सी, अवस्था रूप ज्ञान सत्ता रूप ज्ञान को ही जान रहा है, सत्ता रूप ज्ञान को ही निरंतर जान रहा है। यानी अवस्था में झलक किसकी पड़ रही है, अवस्था में जाननहार कौन है, अवस्था में सत्ता स्वरूप जो है वो स्वयं विराजमान है। यानी अवस्था रूप ज्ञान सत्ता रूप ज्ञान को ही निरंतर जान रहा है। यानी ज्ञान की अवस्था में सत्ता ही जानने में आ रही है। डी, इसलिए मैं ही जानने में आ रहा हूं और कोई नहीं आ रहा है, मैं ही जानने में आ रहा हूं। हमें लगता है वस्तु जानने में आ रही है, व्यक्ति जानने में आ रहा है, लेकिन नहीं। ये तो आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया कि मैं ही जानने में आ रहा हूं। मैंने आज तक पर को जाना ही नहीं। पर जानो, पर को जानो ऐसी इच्छा जो है वो भले ही हो जाए, लेकिन जानता तो मैं हूं किसको, अपने को ही। मैंने आज तक पर को जाना नहीं, मगर ऐसा मैंने आज तक नहीं माना, नहीं माना पे जोर है। आज तक ये भ्रम रहा कि मैंने उसको जाना, इसको जाना, लेकिन मैंने ये जाना ही किसी को नहीं, क्योंकि अनादि काल से ये भूल चलती आ रही है। और यही हमारा मिथ्यात्व है कि हमने माना कि मैंने उसको जाना, इसको जाना। और स्टेप नंबर आप जानते हैं कि अल्टीमेटली आपको पता लग गया कि मैंने किसको जाना है, मैंने स्वयं को ही जाना है। मैं पर को जान ही नहीं सकता, इसलिए गुजराती में कहावत है, खरेखर पर तो जनातुं ज નથી। खरेखर यानी दरअसल, यानी सचमुच, वास्तव में पर तो जानने में आता ही नहीं है।
यदि लगता ऐसा है कि पर जानने में आ रहा है, सामने टेबल जानने में आ रहा है, सामने लैपटॉप जानने में आ रहा है, ये लगता ऐसा है और आपको अच्छे से पता लग गया जैसा लगता है वैसा नहीं है, ये मिथ्या मान्यता के कारण हमें लगता ऐसा है और इसलिए पर जानने में आता ही नहीं है। जो जानने में आता है वो कौन है? वो मैं स्वयं हूं। अब हमने 11 पॉइंट कंप्लीट किए। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 जो है वो अब आपको इस तरीके की बात समझा रहा है कि स्वरूप को समझने के लिए भेद है। स्वरूप समझाया गया था भेदों के माध्यम से, द्रव्य, गुण, पर्याय, इसके भेद हमने समझे। फिर हमने समझा उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इस तरह के स्वरूप को समझने के लिए भेद है, मगर स्वरूप का सेवन तो क्या है? अभेद है। अर्थात दृष्टि का विषय जो है वो अभेद स्वरूप है। अभेद से अभिप्राय टोटल द्रव्य दृष्टि, अर्थात जिस दृष्टि करने से पूरा द्रव्य ग्रहण करने में आता हो, पूरे द्रव्य का सेवन होता हो, पूरे द्रव्य का कहना चाहिए सेवन। सेवन शब्द यदि इंग्लिश में कहो सेवन, यानी वो एक ही सेवन में आता हो। चाहे समझने के लिए हमने भेद कर करके समझा, लेकिन सेवन करने के लिए तो वो अभेदी है। पॉइंट बी, पर से उपयोग हटाने के लिए, पर में कार्य नहीं होता। पर से उपयोग हटाना है, कितनी चिंता करते हैं कि पर जो है मुझे परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, बार बार उसी के थॉट आते हैं, कोई वस्तु हमें बहुत पकड़ रही है, लेकिन ये समझ में आ गया कि पर से उपयोग हटाने के लिए पर में कार्य नहीं होता। ऐसा चिंतन करे। ऐसा चिंतन इसलिए करना है तभी जो है पॉइंट सी समझ में आ जाएगा कि स्व का अनुभव स्व से होगा, स्व को ही होगा। स्व का अनुभव कोई किसी और तीसरे को नहीं होगा, कोई दूसरे को नहीं होगा, कोई पर को नहीं होगा। स्व का अनुभव स्व को होगा, यानी मेरा अनुभव मुझे ही होगा, मेरा अनुभव किसी और को नहीं होगा। यदि चीनी मैंने मुंह में डाली है तो मिठास का अनुभव भी मुझे ही होगा। ऐसे ही स्व का अनुभव स्व से ही होगा, स्व को ही होगा। ये बात हमने अच्छे से पकड़ ली थी। अब डी, पॉइंट डी जो है ये समझा रहा है कि अनुभूति स्वरूप मैं स्वयं हूं। अनुभूति स्वरूप यानी सतत अनुभव में मैं ही आ रहा हूं ना, इसका नाम है अनुभूति स्वरूप। मैं ही सतत अनुभव में आ रहा हूं, इसलिए मैं अनुभूति स्वरूप हूं। आज तक किसी ने अनुभव किया नहीं है। और इससे क्या होगा? इससे ये समझ आता है कि उपयोग नहीं भटकता, उपयोग तो अभेद स्वरूप में रहता है। रुचि भटकती है यानी भ्रम हो जाता है और हमारी रुचि बाहर चली जाती है और मान हम लेते हैं कि मेरा उपयोग क्या हो गया, भटक गया। तो हमने कार्य पर से भी नहीं करना, पर में भी नहीं करना, और मैं अनुभूति स्वरूप हूं, ये जैसे समझ में आएगा वैसे भेद विज्ञान का कार्य करने के लिए हम तैनात। जैसे युद्ध के पहले सारे सेनानी तैयार हो जाते हैं ना युद्ध के लिए, ऐसी ये तैयारी भेद विज्ञान के लिए है, जहां ये समझ आ जाएगा कि मेरा अनुभव मुझसे ही है, मुझ में ही है और मुझको ही निरंतर हो रहा। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 में इतना अच्छे से जो समझाया गया था स्वरूप के बारे में कि किसका किसमें प्रवेश नहीं है। ज्ञान में ज्ञेयाकार का प्रवेश नहीं, ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं, तो फिर ज्ञेयाकार और ज्ञेय का मतलब क्या है? ज्ञेय, जो निर्मला जैन अपने आप को म्यूट कर ले। ज्ञान और ज्ञेयाकार शब्द जो आपने सुना अभी, ज्ञेयाकार का प्रवेश नहीं, यानी जो ज्ञान में झलक रहा है। जैसे बताया था ना, चंद्रमा झलक रहा है पानी के अंदर,
तो चंद्रमा पानी में झलक रहा है, पर वो तो किसका आकार है? पानी का ही आकार है ना। तो चंद्रमा का भी उसमें क्या नहीं है? प्रवेश नहीं। तो गेय आकार और गेय से परेशान नहीं होना, यानी जो भी झलकता है, ज्ञान में जो भी झलकता है वो ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाता। वो दूसरे पॉइंट से आपको स्पष्ट होने वाला है। ज्ञान में जो प्रतिबिंब झलक रहा है वो किसका आकार है? वो मेरा ही तो आकार है, वो मैं ही तो हूँ, इसलिए मैं ही जानने में आ रहा हूँ और मेरा ही सतत क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। क्योंकि ज्ञान में न ज्ञेय आया, ज्ञेय का मतलब जिसको जिसको हम जान रहे हैं उसका नाम क्या है? ज्ञेय। जो जानने में आ रहा है उसका नाम ज्ञेय। ज्ञान में न ज्ञेय आया, आया मतलब प्रविष्ट नहीं होता, और न उस ज्ञेय का आकार भी प्रविष्ट नहीं होता। जैसे जाना था कि पानी में चंद्रमा की झलक पड़ी तो चंद्रमा पानी में नहीं आया और चंद्रमा का आकार भी पानी में नहीं आया। वो तो चंद्रमा जैसा आकार किसका है? पानी का ही है। इसलिए सिद्ध हो गया कि ज्ञान में तो ज्ञान ही फैला हुआ है। अब ये ज्ञान और ज्ञान दो आप पकड़ पा रहे हैं। ज्ञान में तो ज्ञान ही फैला है। ज्ञान ही फैला यानी कौन? मैं यानी कौन? सत्ता स्वरूप ज्ञान। सत्ता स्वरूप ज्ञान यानी जो टिक के रहने वाला, और ज्ञान में यानी अवस्था रूप ज्ञान में। तो अवस्था रूप ज्ञान में सत्ता ही फैली है, यानी मैं ही प्रतिबिंब में फैला हूं, यानी उसके जैसा ज्ञेय जैसा आकार मेरा ही बना है, वो मैं ही हूँ, मैं उसमें ही फैला हुआ हूँ। और इसलिए सार वाक्य हमने बनाया था, जानन हार ही जानने में आ रहा है। ये तो भेद विज्ञान के लिए आईएमपी लाइन है ये। जानन हार ही जानने में आ रहा है, इसके अलावा और कोई जानने में आता नहीं, आ नहीं रहा, आ सकता नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा अन्य किसी का कोई प्रवेश यहाँ है ही नहीं। पॉइंट नंबर 14। इसके अंदर स्वरूप के बारे में बताया कि स्वरूप की रुचि, स्वरूप की स्पष्टता, क्योंकि जब तक हमें अपनी ही रुचि नहीं होगी जानने की अपने बारे में, स्वरूप यानी क्या? मैं ही तो, अपने बारे में स्पष्टता नहीं होगी और अपनी महिमा नहीं होगी, तो उसके बिना स्वरूप में यानी ज्ञान में यानी मुझ में अपनापन नहीं होगा। और याद रखिए, अपने में अपनापन इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। और अपने को ही नहीं जाना आज तक, अपने को ही नहीं माना आज तक, अपनी ही रुचि नहीं ली आज तक, अपनी ही महिमा नहीं जानी, तो हमने भेद विज्ञान की साधना से पहले ये सारी चीजें स्पष्ट कर ली कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ और मेरा स्वरूप कैसा है, और उसकी महिमा। जब तक महिमा नहीं आएगी तो भेद विज्ञान सुन तो लोगे, प्रयोग भी कर लोगे, पर सफलता नहीं मिलेगी, महिमा के बिना नहीं मिलेगी। शायद उसी के लिए महाराज जी ने ये सेशन रखवाया, ताकि हम इतना धारणा कर ले उसकी कि उसके अलावा मैं अन्य कुछ और हूं ही नहीं। पॉइंट नंबर 15, आत्म साधना का स्वरूप। आत्म साधना का स्वरूप जो है, आप जानते हैं कि आत्म साधना किसके बल पे शुरू होती है? स्वरूप के बल पर ही होती है। तो आत्म साधना किसी अन्य के बल पे होती ही नहीं। कोई सोचे कि हम ध्यान साधना ऐसे कर लेंगे, कोई सोचे हम कुंडलिनी जागरण कर लेंगे, श्वास की प्रक्रिया कर लेंगे, श्वास को जानेंगे, इसका अपेक्षा करेंगे, लेकिन श्वास, शरीर, चक्र आदि के बल पर आत्म साधना नहीं होती। इसलिए आत्म साधना जो है वो स्वरूप के बल पर ही होती है। और इसलिए कहा कि प्रयोग की निरंतरता से, प्रयोग की निरंतरता चाहिए। किसी एक दिन प्रयोग किया कि 2-4 दिन भूल गए, ऐसा नहीं। एक दिन में कितने कितने प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर जीवन इटसेल्फ ही प्रयोग है। और हर पल हमारी मनस्थिति, परिस्थिति, वस्तु स्थिति सब बदलती जाती होती है। तो प्रयोग की निरंतरता से मान्यता की करेक्शन होती है। ये होती कैसे है? हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया, और समझने के बाद उसको पक्का करने के लिए कि सही है या नहीं,
क्या कैसे इसको हम अप्लाई करें, यानी एप्लीकेशन में कैसे लाएं, क्योंकि एप्लीकेशन में जब तक नहीं लाएंगे तो धारणाएं करेक्शन नहीं होती है, करेक्ट नहीं हो पाती है। तो 15वां पॉइंट ये बताता है कि प्रयोग की निरंतरता चाहिए, उसी से मान्यता की करेक्शन होती है। पॉइंट नंबर 16, दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय ये तो सबको पता लग गया कि दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है। दृष्टि का विषय मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान हो, मोक्ष क्यों ना हो, ये सब क्या है? अवस्था है। क्योंकि वो अवस्था है और मैं कौन हूं? मैं स्वयं मोक्ष स्वरूपी ही हूं। यानी मुझे मोक्ष चाहिए ऐसा नहीं, मैं स्वयं मोक्ष स्वरूपी ही हूं। और इसलिए दृष्टि का विषय जो है वो ज्ञान मात्र, निज शुद्धात्मा, मेरा अपना शुद्धात्मा जो ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, जो ज्ञान मात्र है, वही जो है दृष्टि का विषय है, वही एकमात्र सेवन का विषय है, वही एकमात्र जिसे कहते हैं अभेद ग्रहण करने का विषय है। और इसलिए दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन मोक्ष नहीं, दृष्टि का विषय ज्ञान मात्र, निज शुद्ध आत्मा। अब 17वां पॉइंट। 17वें पॉइंट के अंदर जो अब तक हमने समझा कि मैं कौन हूं, यानी मैं कैसा हूं, तो निर्मल ज्ञान दर्पण हूं। निर्मल यानी स्वच्छ, निर्मल यानी स्वच्छ ज्ञान दर्पण, जिसमें कुछ जो है इतनी स्वच्छता मुझ में है कि जो सामने आए वो क्या हो जाता है? जल के बिना नहीं रहता। ये निर्मलता का ही तो कारण है। मैं इतना निर्मल हूं कि सामने कोई भी गेय उपस्थित हो जाए तो जल के बिना नहीं रहता। लेकिन ये हमें पता लग गया कि कुछ भी जल के, लेकिन ज्ञान के अलावा मुझ में तो और कुछ है ही नहीं। ज्ञान को ही जान रहा है, अवस्था सत्ता को ही जान रही है, यानी इसमें कहीं फेरफार नहीं। और इसलिए दृढ़ता से, पक्के से, स्थिरता से, लगन से, तन्मयता से, एकत्व भाव से और अपनेपन से हमें एक ही पॉइंट को अंदर में जब्त करना है कि ज्ञान को ही जान रहा है, अवस्था सत्ता को ही जान रही है। ये हो गई 17 पॉइंट की बात। अब इस 17 पॉइंट का जो कंक्लूजन है वो एक 18वें पॉइंट है। और 18वें पॉइंट ने आपका सारा ट्रू आइडेंटिटी बता दी। आपका बायोडेटा तैयार हो गया, आपका बायोडेटा तैयार हो गया, आपकी ट्रू आइडेंटिटी तैयार हो गई। और ट्रू आइडेंटिटी में ए से लेके एफ तक के पॉइंट है। नंबर 1, मैं कौन? अब ये बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान का घनपिंड हूँ। बी के अंदर मैं कैसा? मैं शुद्ध हूँ, असंग हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, नित्य हूँ, परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। ये 6 पॉइंट जो हमने क्लियर किए थे। मैं कैसा, मैं कहाँ हूँ? मैं 3 लोक में नहीं, मैं 14 राज्य लोक में नहीं, मैं इस शरीर में नहीं, मैं दिल्ली में नहीं, मैं इस न्यू फ्रेंड्स की स्थानक में नहीं, मैं कहाँ? मैं ज्ञान प्रमाण, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ। और नंबर डी ने क्लियर कर दिया, मैं कब तक? ये 60, 70, 80 साल नहीं, मैं कब तक? ये 33 सागरों पर नहीं, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप। मैं कब तक हूँ? मैं अनादि अनंत हूँ। और मेरा एक ही कार्य है, जानना, जानना और अपने को ही जानना। अब जानना में करेक्शन कर लेना आगे जाके कि मेरा कार्य एक ही कार्य है, जानना और अपने को ही जानना। और लास्ट पॉइंट है इसका, मेरा जीवन। ये जीवन तो है, ये जीवन इतना पर्यंत मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन विराट है। विराट का मतलब अनादि अनंत जो स्वरूप हमने समझा, ऐसा मेरा
विराट जीवन है। इस तरह के ये 18 पॉइंट अंदर में धारणा के रूप में घोलन कर करके आपने जमाए हुए हैं, आपने जमाए हुए हैं, जमे हुए हैं आपके अंदर, परंतु अब ऐसा जम जाए कि ये आपका पीछा करे। अभी तक आप इनका पीछा कर रहे थे ना, ये लिख लिख के, सुन सुन के, बोल बोल के, चिंतन कर करके आप इसका पीछा कर रहे थे। अब ऐसा हो कि ये आपके पीछे भागने लग जाए, ये आपको टोकने लग जाए कि अरे तू कैसा है, तू कहाँ है, तू कौन है, और ऐसा नींद में भी लगने लग जाए, दिन में भी लगने लग जाए, और आपको लगे कि कोई ना कोई रिमाइंडर मुझे आती जा रहे हैं, तो समझना कि धारणा ऑटोमेटिक क्या हो रही, पक्की हो रही है। और इसको पका लीजिए और इसमें रमन कर लीजिए, और सिर्फ भेद विज्ञान सुनते सुनते ही साधना ऐसी 24/7 सबकी प्रारंभ हो, इसी भावना के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम मंगलम